हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यू कैन चेक ऑन माय पेज। ओके, सो नाउ फॉर पार्ट 3। देखो, पार्ट 1 में हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया था कि क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और हमने एक्टिविटी भी कर ली थी स्टार्च टेस्ट वाली। न्यूट्रिशन का पार्ट हो गया था, ये क्वेश्चन बचे थे। ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। और ये हमने रिएक्शन भी देखी थी, और यहाँ ये वाला डायग्राम भी कल मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो अच्छे से, अगर आपको नहीं समझ आया है तो, ठीक है। अब फॉर नेक्स्ट हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा। तो फर्स्टली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक कर लो, ओके। सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फिर से वही, सॉरी, थर्ड पार्ट में। तो हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पहले कभी बात की है, सुना होगा आपने, क्लास 9th में 7th में भी सुना होगा आई थिंक, ठीक है, 7th 8th से ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे स्टोमेटा हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, स्टोमेटा क्या होता है। जो टाइनी पोर्स होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की सरफेस पे कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं स्टोमेटा, ओके। So, massive amount of gases exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा किसके लिए इम्पोर्टेंट है? गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। But it is not important to note here that exchange of gases occurs across surface of stem, roots, leaves as well. But इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लीव्स के थ्रू ही हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनने वाली बात है कि ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में बन सकते हैं आपके लिए, कि लीव्स के अलावा ऐसे कौन से पार्ट्स हैं प्लांट्स के जहाँ से हमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं हमारे प्लांट्स में। तो द आंसर इज स्टेम, रूट्स, ठीक है। ये सारे सरफेसेस होते हैं। अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। द प्लांट क्लोजेस these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। लाइक जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और आप स्टोमेटा ओपन हो जाएगा ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो भी स्टोमेटा से बाहर आता है, इवेपोरेट हो जाता है, ओके। सो इसकी वजह से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है प्लांट्स को, तो वो जो पोर्स होते हैं हमेशा बंद होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं स्टोमेटा के पोर्स, वो हम देखेंगे। देखो, ये येलो वाली जो हमारी है ना, ये क्या है? गार्ड सेल है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गार्ड सेल्स। तो ये येलो कलर का जो भी यहाँ पे बना हुआ है ये डायग्राम, ये हमारा गार्ड सेल है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, राइट। यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, और ये हमारा स्टोमेटल पोर है जो कि यहाँ पे होता है। और जब ये गार्ड सेल ओपन होती है ना, तो यहाँ से ये पोर्स ओपन हो जाते हैं स्टोमेटा के, और इसके थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है बेसिकली, ओके। सो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हमारी इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और स्टोमेटा बेसिकली कैसे वर्क करता है। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। देखो, गार्ड सेल जो होता है ना, वो स्वेल कर जाता है जब भी वाटर वहां से फ्लो करता है ना, उसमें फ्लो करता है, तो जो गार्ड सेल होता है वो स्वेल कर जाता है, जिससे क्या होता है, स्टोमेटा के जो पोर होते हैं वो ओपन कर जाते हैं। सिमिलरली पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। और अगर गार्ड सेल श्रिंक कर जाए तो पोर जो है हमारा वो क्लोज हो जाता है,
ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 5.2 5.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो एक प्लांट लेना है, ओके, और एक दूसरा एक और प्लांट लेना है। दोनों प्लांट को हमें क्या करना है, सेम साइज के होने चाहिए दोनों अप्रोक्सीमेटली, और उनको किसी डार्क रूम में 3 दिन के लिए रखना है हमें। अब उस प्लांट में हमें सेपरेट मतलब प्लेट्स लगा देनी है, ठीक है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स पे लगाना है, और उसके ऊपर वॉच ग्लास लगा देना है हमें। ये ग्लास का जो कवर है ना, ये लगा देना है हमें उसके ऊपर, उससे कवर कर देना है प्लांट को। अब एक जो हमारा ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो एक प्लांट के पास में हमें उसकी एक वॉच की मतलब वॉच ग्लास का प्लेट रख देना है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ये एक समझ रहे हो ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेसिकली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये एक तरह का हमारा कंपाउंड है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो एक प्लांट के पास में हमें वॉच ग्लास में रखना है, किसी प्लेट में हम रख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है। अब हमें दोनों ही प्लांट्स को सेपरेट बेल जार से कवर कर देना है, ठीक है। सेपरेट बेल जार से, ये हमारा बेल जार हो गया, इससे हम उसको कवर कर देंगे। ये कवर है, देख लो ऐसे ही होता है कवर, ठीक है। और हमें क्या लगना है, वैसलीन लगा के सील कर देना है उसके बॉटम को, बॉटम ऑफ जार टू द ग्लास प्लेट्स। और उसको सील करने के बाद में हमें प्लांट्स को सनलाइट में रख देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए हम उसको जब सनलाइट में रखेंगे 2 आवर्स के लिए, उसके बाद हमें एक लीफ लेनी है हर प्लांट से और चेक करना है स्टार्च किसमें है किसमें नहीं है। जो हमने पहली वाली एक्टिविटी पढ़ी थी ना, उसके थ्रू ही हमें स्टार्च टेस्ट करना होगा। तो क्या दोनों जो लीव्स हैं वो प्रेजेंस शो करेंगे सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च का कि नहीं, ये हमें उसमें बेसिकली चेक करना है। तो ऐसा नहीं होगा, जो ये वाला होगा ना, ए वाला हमारा जो प्लांट होगा, इसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस की वजह से, क्योंकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड तो ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है इस बेल जार की वजह से। सनलाइट आ रही है, ठीक है, बट गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे स्टार्च का कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। बट हेयर दिस प्लांट विल एबल टू मेक स्टार्च फॉर इटसेल्फ, ओके। तो हमें इस एक्टिविटी से यही पता चलता है। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ठीक है। बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव कैन बी डिजाइन an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सनलाइट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, ठीक है। अब हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात कर ली है कि उनका एनर्जी कैसे फुलफिल होता है, ठीक है, और वो कैसे रॉ मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली वाटर लिया जाता है सॉइल से, सॉइल से वाटर मिलता है उसे, ठीक है, बाय द रूट्स, रूट्स के थ्रू। और जो बाकी के मटेरियल्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये सारे भी जो सब्सटेंसेस होते हैं ये भी सॉइल के थ्रू ही प्लांट्स को मिलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट used in synthesis of protein and other compounds, और जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड के लिए यूज होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नो दैट, है ना, कीप इन माइंड। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में और आते भी हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट बनता है, इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक
नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। तो ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में लेते हैं और इट इज टेकन अवे द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ऑटोट्रॉपिक है ये थोड़ा सा इजी है, हेट्रोट्रॉपिक भी इजी है, बट इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे ना हम पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो फूड पार्टिकल कहाँ कहाँ तक जाता है और कैसे एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना प्लीज, और अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ तुम लोग और जल्दी जल्दी इसके नोट्स बना डालो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो और मैं प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स, उसकी कोई मतलब परेशानी नहीं है, तुम लोग बस ध्यान दो कि कैसे पढ़ना है। तो ईच ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड टू दिस एनवायरमेंट, the form of nutrition differs depending upon the type and availability of the food material, ठीक है। न्यूट्रिशन अलग अलग तरह से हो सकते हैं और वो डिपेंड करता है किस तरह का फूड मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म, और कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको कैसे यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, मतलब फूड सोर्स जो होता है वो हमारा स्टेशनरी भी हो सकता है जैसे कि ग्रास, और मोबाइल भी हो सकता है जैसे कि डेयर, would allow difference in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है ना कि मतलब एक काऊ हो गया या लायन हो गया, तो इनको क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material, कुछ क्या करते हैं, फूड मटेरियल को ब्रेक करते हैं आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को पहले ही ब्रेक कर लेते हैं और फिर उसे एब्सॉर्ब करते हैं बॉडी में अपने। एग्जाम्पल आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। अदर take it take in whole material and break down inside their body। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, इन्हें लाइटली नहीं लेना है आपको, ठीक है। ये जो भी एग्जांपल्स है कि आउटसाइड बॉडी और इनसाइड में जाके फिर बाद में वो एब्सॉर्ब करते हैं और पहले ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उनके एग्जांपल्स ये सारे हैं, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम्स। ये प्लीज भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप अभी देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मतलब खाने के बाद में फिर बॉडी में ही उनको ब्रेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में कह सकते हैं, ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिज्म derive nutrition from plants or animal without killing them। और कुछ होते हैं जो कि प्लांट या एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं बिना उन्हें मारे, और उसे कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्केटा, अमरबेल्टिक्स, आइस लीच एंड टेपवर्म, ठीक है। ये सारी जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो प्लीज आई रिपीट वंस अगेन कि इसे तुम लोग याद रखना, इसे भूलना नहीं। ये सारे ही एग्जाम्पल, इवन ये जो लाइन है ना पूरी एनसीईआरटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग इसके नोट्स बना लो और इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो, याद कर लो। इवन मैं बना के खुद तुम लोग को दे दूंगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना प्लीज, डोंट फॉरगेट इट। ये देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है यहाँ पे, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना आपके लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने ऊपर ये भी पढ़ा था ना, ये एग्जाम्पल भी, कि कैसे कौन अपना ऑर्गेनिज्म बनाता है।
ऑर्गेनिज्म कौन सा खाना कैसे लेता है और उसे कैसे एब्सॉर्ब करता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब देखो, हमने यहाँ पे सबसे पहले अमीबा की बात की। अमीबा जो होता है ना वो कैसा होता है। देखो, अमीबा का कोई भी डिफाइंड शेप नहीं होता है, ठीक है, ये किसी भी शेप में हो सकता है। और मतलब ये नहीं है कि इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन है, नहीं, आपको किसी भी शेप में कहीं भी मिल सकता है। और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं। और इसमें एंटायर सरफेस के पूरे सरफेस में से आप कहीं से भी खाना ले सकते हो, ठीक है। और आप नहीं, अमीबा, वरना तुम लोग लिखाओगे कहीं एग्जाम में कि आप कहीं भी खाना ले सकते हो कहीं से भी। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ओके, ध्यान से सुनो। बट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। बट क्या होता है, धीमे धीमे कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना ऑर्गेनिज्म की, इंक्रीज करती है। डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए बन जाते हैं। उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग अमीबा का। प्लीज डोंट लाफ, ओके, मेरी तबीयत नहीं सही है, दैट्स व्हाई थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर जा रहे हैं। और तुम लोग पूरा लेक्चर देख के जाओगे प्लीज। अब जो एमीबा होता है ना वो टेक फूड को जो करता है कैसे, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन के थ्रू लेता है वो cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuole। देखो कैसा करता है। फिंगर लाइक जो हमारा जो हमने एक्सटेंशन पढ़ा है ना, ये होता है फिंगर लाइक एक्सटेंशन, ये वाला। तो एमीबा फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है जिससे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया के थ्रू ना जो अमीबा होता है वो फूड को अपने अंदर लेता है और फूड वोक्यूल का फॉर्मेशन करता है। फूड वोक्यूल क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से उसे अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, बंद कर लेता है और फूड पार्टिकल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं वो सिंपलर वंस में ब्रेक कर दिए जाते हैं वहां पे, एंड देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब इसके पास ये साइटोप्लाज्म है, जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। अब वो जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है वो सरफेस के थ्रू बाहर चला जाता है, सेल सरफेस के थ्रू, ठीक है, और उसका आगे प्रोसेस हो जाता है। अब हम पैरामीशियम की बात करेंगे। देखो, अमीबा की तरह ही सेम पैरामीशियम भी, जैसे हमने यहाँ पे अमीबा को देखा है ना, से तो जो हमारा पैरामीशियम है ना वो भी सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बट उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि कैसे भी बना हुआ है, ठीक है। तो वो इस उसका थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेने का, अपना ऑब्टेन करने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके पास सेल हैज डेफिनेट एंड डिफाइंड शेप होती है उसके पास। फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही वो अपना खाना ले सकता है, ठीक है। तो फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ द सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो वो क्या करता है, जो फूड है ना वो मूव करते, एक स्पॉट होता है उसकी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया के थ्रू, है ना, मूवमेंट ऑफ सीलिया, मतलब उस स्पॉट को नहीं बोलते हैं, उसकी बॉडी में मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक इट हियर। मतलब उसका तुम लोग समझ लो, कुछ ऐसे करके ऐसे बॉडी बनी हुई है, ठीक है, और उसका बहुत सारे हेयर्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे पूरी बॉडी में उसको हेयर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया। डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है।
डोंट गो ऑन माई ड्राइंग। ड्राइंग पे बिल्कुल फोकस मत करो। ये क्या होता है ना, सीलिया होता है, जो तुम लोग को यार एक तो ऐसे समझ में नहीं आता है ना, बच्चे हो तुम लोग, छोटे छोटे सभी प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, तुम्हें समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये इसका क्या होता है, ये सीलिया होता है। और उसके पास कहीं एक पोर होता है यहाँ पे या कहीं भी उसकी बॉडी में, ठीक है, जहाँ से उसका खाना अंदर जाता है, स्पेसिफिक स्पॉट होता है। तो सीलिया जो होता है ना, अगर खाना कहीं भी है, मान लो यहाँ पे रखा है खाना, तो ये क्या करेगा, खाना सीलिया अपने पैर, ये इसके पैर है एक तरह से समझ लो, और ये अब खाने को अपनी तरफ ट्रैप करेगा, ट्रैप करके गोल गोल घूम घूम के वो उस स्पॉट पे आएगा, और स्पॉट पे आके फिर जो है वो खाना उसके अंदर चला जाएगा, उसकी सेल में चला जाएगा, ठीक है। खबर था सेल। अब हमें इतना पढ़ने के बाद में इतना अच्छे से डाइजेस्ट करना है पहले, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, बेसिकली लॉन्ग ट्यूब, वहां से लेकर पूरा एनस तक का, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो इम्पोर्टेंट था वो ये था, अमीबा पैरामीशियम का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम्पल्स जो है हमारे एमसीक्यू में आ सकते हैं। और जो हमने स्टार्च वाली एक्टिविटी पढ़ी थी ना, और स्टार्च टेस्ट वाली और ये टेस्ट वाली एक्सपेरिमेंट सेटअप जो हमने किया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा नेक्स्ट ही है। नेक्स्ट क्या है, हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आना, ऑल द वेरी बेस्ट। और कल का पार्ट 1 पार्ट 2 देखे बिना मत जाना। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।